अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आज सब बहुत बेहतर होंगे। आज हमारा सेल बायोलॉजी का 13वां चैप्टर शुरू हो रहा है और टॉपिक का नाम है प्लास्टिड। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन एक साथ दूर होने वाले हैं और बहुत आसान वे के अंदर हम इस टॉपिक को समझेंगे। हिंदी में हम इसे कहते हैं लवक। आप सबने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा। प्लांट सेल के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करता है और प्लांट के लिए खाने का इंतजाम करवाता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। क्लियर? हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, है ना। झिल्ली सहित कोशिकांग के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमारा कोशिकांग है प्लास्टिड। आइए इसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिड या लवक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, यानी इस ऑर्गेनेल के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाई जाएंगी। और कितनी मेम्ब्रेन होंगी? 2 मेम्ब्रेन से ये भी क्या होगा? बाउंडेड होगा, कवर्ड होगा, घिरा हुआ होगा। बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं? मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, झिल्ली सहित कोशिकांग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर? तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और इसका काम क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी बनाने का काम करता है, और स्टोर करता है, यानी अपने अंदर जमा करता है। किसको? केमिकल कंपाउंड्स को और फूड को। यानी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड और खाने पीने की जो चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ग्लूकोज, है ना, इन सब चीजों को ये अपने अंदर क्या करता है? स्टोर भी करता है और प्रकाश की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में ये उन्हें बनाने का भी काम करता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल, प्रकाश संश्लेषी कोशिकांग के नाम से इसे जाना जाता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल हम इसे कहते हैं। आइए हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल, जिसे हमने प्लास्टिड नाम दिया है, उसके प्रकार। सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट। देखें यहां पर हमने लिखा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है दोस्तों व्हाइट। जैसे आपने नाम सुना होगा ल्यूकोसाइट, है ना, व्हाइट ब्लड सेल, है ना। बिकॉज WBC का कलर कैसा होता है? सफेद होता है, इसलिए हम उसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। उसी प्रकार यहां पर नाम है ल्यूकोप्लास्ट, यानी ऐसा प्लास्टिड जिसका कोई कलर ना हो। देखें जैसे यहां पर लिखा हमने नॉन पिगमेंटेड, यानी ऐसा प्लास्टिड, ऐसा लवक जिसका कोई कलर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। कहां पाया जाता है? रूट्स में, जड़ों में। बल्ब यानी जो फलों का गुदा होता है या पेड़ों का गुदा होता है, उसके अंदर। और सीड्स कहते हैं बीजों को। वहां पर कौन सा प्लास्टिड पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। इसका क्या काम है? ये फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा बीजों के अंदर बहुत सा प्रोटीन पाया जाता है ना। तो प्रोटीन एक फूड मटेरियल है जो कहां मौजूद है? प्लांट्स के सीड्स के अंदर। ऑलराइट। अब चूंकि ये फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है, तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड जो है वो बेसिकली 3 तरह का होता है। या तो प्रोटीन फॉर्म में होगा, या लिपिड फॉर्म में होगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा की फॉर्म में होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लास्टिड या कोई लवक स्टार्च को, यानी एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार की शर्करा है। अगर शर्करा को अपने अंदर स्टोर करने का काम कर रहा है, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या कहेंगे? अमाइलोप्लास्ट। क्या कहेंगे दोस्तों? अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। एमाइलेज नाम का एक एंजाइम भी आता है, हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अमाइलेज नाम का, मैंने कल भी बताया था, एज सफिक्स जिसके पीछे भी जुड़ता है वो ये बताता है कि ये एंजाइम है। तो अमाइलोज को डाइजेस्ट करने वाला, यानी स्टार्च या शर्करा को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अमाइलेज। उसी तरीके से अगर कोई प्लास्टिड स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे एमाइलोप्लास्ट। जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो या आलू के अंदर स्टार्च बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। दूसरा आता है एल्यूरोप्लास्ट, यानी ऐसा प्लास्टिड जो अपने अंदर प्रोटीन फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करे, उसे हम क्या कहेंगे? एल्यूरोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट यानी जो ल्यूकोप्लास्ट अपने अंदर लिपिड को स्टोर करने का काम करे, उसे हम क्या कहेंगे? इलियोप्लास्ट। क्लियर?
तो ये अलग अलग प्रकार के फूड मटेरियल के बेस पर हमने ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप्स कर दिए? 3 टाइप्स, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। ऑलराइट। दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट। क्लियर है बात? क्रोमोप्लास्ट ये भी प्लास्टिड का एक प्रकार है और इसका काम क्या है? स्टोर करना और प्रोड्यूस करना, यानी पैदा भी करना और उसे अपने अंदर जमा करना। किसको? कलर पिगमेंट्स को। यानी अलग अलग तरह के जो हमने पेड़ पौधों के अंदर कलर देखते हैं, उन कलर्स को, उन पिगमेंट्स को ये बनाता भी है और अपने अंदर उन्हें जमा भी करने का काम करता है। जैसे कैरोटीन हो गया, जैसे ज़ेंथोफिल हो गया। और इन दोनों तरह के, ये दोनों पिगमेंट हैं दोस्तों। पिगमेंट कहते हैं कलर्स को। पिगमेंट किसको बोलते हैं? कलर्स को, है ना। और ये लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट हैं। ये क्या है? लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट्स हैं, यानी लिपिड्स के अंदर ये क्या कर जाते हैं? घुल जाते हैं। और इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट या कलर बन रहे हैं, उनका काम यह है कि वो प्लांट्स को अलग अलग कलर देने का काम करते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा है कि ये प्रोड्यूस कलर इन प्लांट, प्लांट के अंदर ये कलर पैदा करने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पीले कलर का, है ना, ऑरेंज कलर का, लाल कलर का, है ना। जैसे हम फ्रूट्स का, सब्जियों का अलग अलग तरह का कलर देखते हैं, तो वो कलर किसकी वजह से होता है? प्लास्टिड की वजह से। और कौन सा प्लास्टिड? क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलर बनते भी हैं और कलर बनने के साथ साथ ये प्लांट के अलग अलग भागों को कलर देने का काम भी करते हैं। इनका काम क्या है? ये पोलिनेशन करवाते हैं। पोलिनेशन का मतलब ये है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कलर का कोई पौधा है, जैसे लाल कलर का कोई पौधा है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है। क्लियर? तो पोलिनेशन का मतलब ये होता है, परागण का मतलब ये होता है कि अट्रैक्शन और खूबसूरती की वजह से, कलरफुल होने की वजह से अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े, बहुत सारे लिविंग छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अट्रैक्ट होने की वजह से ये पौधा अपने पोलन ग्रेन्स को, अपने शुक्राणुओं को उस कीट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर परागण होता है, पोलिनेशन होता है और प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी प्रजातियों को फैलाने में हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? तो इसलिए क्रोमोप्लास्ट जो कलर पैदा करता है वो परागण में मदद करता है, पोलिनेशन में मदद करता है। और दूसरा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। जैसे कोई कलरफुल पेड़ पौधा है और उसके पास कोई जानवर आ गया, वो थोड़ी देर के लिए उसकी छांव में बैठा या उससे अपने आप को खुजाने की कोशिश की, तो वो प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं उसकी जिस्म पर, उसके शरीर पर लग जाते हैं। जब वो एनिमल किसी दूसरी जगह पर जाता है तो वो बीज भी उसके साथ वहां पर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। और फिर वहीं पर जब उनको पानी, खाद वगैरह, सूरज की रोशनी मिलती है तो वहां से एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। क्लियर है बात? तो इसको हम कहते हैं बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। ये किसकी वजह से हुआ? अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन क्यों हुआ एनिमल्स के अंदर? इसलिए बिकॉज पेड़ पौधे कलरफुल हैं। कलरफुल होने की वजह से कीड़े मकोड़े और जानवर पेड़ पौधों की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो ये काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। लास्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है इसका? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल एक खास तरह का पिगमेंट है, यानी ग्रीन पिगमेंट है। ये सिर्फ कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर का। यानी पेड़ पौधे जो हमें ग्रीन कलर के नजर आते हैं वो कौन से पिगमेंट की वजह से नजर आते हैं? ग्रीन कलर की वजह से। क्लियर? और उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल है। इसका काम यह है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधे सूरज की लाइट को अपने पास, अपनी सूरज की लाइट की मौजूदगी में ये अपने लिए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आपने सुना होगा कि हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसका इस्तेमाल कौन कर लेते हैं? पेड़ पौधे कर लेते हैं, है ना। उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे सूरज की रोशनी के साथ मिला करके क्या बना देते हैं? ऑक्सीजन बना देते हैं। तो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ साथ जो ग्लूकोज बनती है वो ग्लूकोज पेड़ पौधे अपने खाने पीने में इस्तेमाल में लेते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये लगातार अपना काम करते रहते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। यहां पर देखिए मैंने एक नोट डाला है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट्स यानी जड़ें, फ्लावर यानी
फूल, और फ्रूट्स यानी फल, है ना। और सेनेट लीव्स का मतलब ये होता है ऐसी पत्तियां जो झड़ने के करीब होती हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जब गर्मियों के मौसम के अंदर पेड़ पौधों से पत्तियां झड़ेंगी तो उनका कलर जो होता है वो बिल्कुल अलग सा हो जाता है ना। आप सबने इस चीज को नोटिस किया होगा। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन सब चीजों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। अभी हमने क्या बात की कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स को ग्रीन कलर देने का काम करता है, उसकी वजह से पत्तियां ग्रीन होती हैं। लेकिन पतझड़ के मौसम में पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं? तो उसका कारण यह है कि पत्तियां झड़ने से पहले पत्तियों का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और आपने अभी भी पढ़ा कि क्रोमोप्लास्ट अलग अलग तरह के क्या बनाता है? पिगमेंट्स बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीला, येलो, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। तो पत्तियां झड़ने से पहले पीली, नारंगी, लाल कलर की होकर के क्या हो जाती हैं? झड़ जाती हैं, बिकॉज उनका क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में। ऑलराइट, तो होपफुली आपको ये सारे के सारे टाइप्स इसके समझ में आए होंगे। आइए अब बात करते हैं हम प्लास्टिड की स्ट्रक्चर की। देखिए प्लास्टिड की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड की स्ट्रक्चर अभी अभी हमने कहा कि डबल मेम्ब्रेनस होती है, यानी इसके अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन। आपको साफ नजर आ रही है 2 मेम्ब्रेन, है ना। एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है जिसको हमने नाम लिखा आउटर मेम्ब्रेन, है ना, और दूसरी अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है जिसे हमने क्या नाम दिया? यहां पर देखें ये इनर मेम्ब्रेन, है ना। उसके नीचे मैंने लिखा है, आउटर मेम्ब्रेन के नीचे मैंने लिखा है मोर परमिएबल। ये ज्यादा परमिएबल है। परमिएबल होने का मतलब चीजों को बहुत तेजी से क्या कर देती है? अपने अंदर से गुजार देती है। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है, यानी ये इतनी आसानी से चीजों को अपने अंदर से नहीं गुजारती। कहने का मतलब ये हुआ कि आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होने की वजह से जब बाहर से चीजें अंदर की तरफ जाती हैं तो बहुत तेजी के साथ अंदर चली जाती हैं। लेकिन इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होने की वजह से, इसकी परमिएबिलिटी कम होने की वजह से अंदर से चीजें बाहर आना पॉसिबल नहीं होता या बहुत कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दी? बाहर छोड़ दी। क्लियर? अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा? पेड़ पौधे लेंगे, और पेड़ पौधों का यही प्लास्टिड इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा? अंदर ले लेगा। क्यों? बिकॉज आउटर मेम्ब्रेन इसकी क्या है? बहुत ज्यादा परमिएबल है। इसलिए परमिएबिलिटी की वजह से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत तेजी से क्या हो जाती है? अंदर चली जाती है। क्लियर? और अंदर आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलती है? सनलाइट के साथ। सनलाइट का मतलब सूरज की रोशनी, और सनलाइट की मौजूदगी में इस कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है और मिला करके क्या बनाई जाती है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाई जाती है। क्लियर? अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज देखें अंदर बन रहा है। क्लियर? और अंदर की मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। क्या है? लेस परमिएबल। क्लियर है बात? तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में देखें ये एक स्पेस है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, है ना, यानी अंतःकोशिकीय स्पेस या अंतरझिल्लीय स्पेस। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। क्लियर? और अंदर का बाकी पूरा का पूरा ये जितना भी स्पेस आपको नजर आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा या पिटिका। स्ट्रोमा या पिटिका। और इसी स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। अभी हम देखेंगे डार्क रिएक्शन क्या होती है। डार्क रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, इसी स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम भी पाए जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम, है ना। यहां पर देखिए मैंने लिखा है स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम। स्ट्रोमा के अंदर, इस पिटिका के अंदर, इस अंदर के स्पेस के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्लियर है बात? आइए अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए मैंने 3 पिलर बनाए हैं। कितने पिलर बनाए हैं? 3 पिलर बनाए हैं। इन 3 पिलर्स को बनाने के लिए बहुत सारे सिक्के नुमा स्ट्रक्चर्स काम आती हैं। जैसे यहां पर देखें, इसको समझने की कोशिश करें। यहां पर देखें ये एक सिक्के नुमा गोल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ये दूसरी स्ट्रक्चर और उसके ऊपर ये तीसरी स्ट्रक्चर। इस तरह एक के ऊपर एक बहुत सारी झिल्ली नुमा या थैले नुमा या यूं कहें कि सिक्के के आकार की छोटी छोटी सी थैली नुमा संरचनाएं एक के ऊपर एक रखी होती हैं।
क्लियर। और पूरा का पूरा एक क्या बनाती है, पिलर बनाती है। क्लियर। तो एक पिलर ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। इस पूरे के पूरे पिलर को हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेनम। और ग्रेनम किससे मिलकर बना है, थाइलेकोइड से मिलकर बना है ना। तो अगर कोई पूछे कि भाई थाइलेकोइड क्या है, तो हम कहेंगे कि प्लास्टिड के स्ट्रोमा में पाई जाने वाली सिक्के नुमा थैली के जैसी संरचनाएं, थैली लाइक स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर, जो एक के ऊपर एक रखी होती है और एक बंडल की फॉर्म में या एक पिलर की फॉर्म में नजर आती है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। और इन्हीं थाइलेकोइड के इस पिलर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो एक ग्रेनम, दूसरा ग्रेनम और तीसरा ग्रेनम। अब इन सभी ग्रेनम को एक साथ मिला करके ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। तो ग्रेना एक प्लूरल वर्ड हो गया, बहुवचन, और ग्रेनम क्या हो गया, एक वचन। क्लियर है बात। इन सभी ग्रेनम को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ये देखें स्ट्रैंड लगे हुए हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लेमिला या पिटिका पटलिकाएं। तो पिटिका पटलिकाएं क्या है, ग्रेनम को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले स्टैंड हैं, जो सभी ग्रेनम को इस स्ट्रोमा के अंदर एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर है बात। यहां पर देखें, यहां पर मैं थाइलेकोइड को अलग बना रहा हूं, एक थाइलेकोइड को निकाल करके मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बाहर ला रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक थाइलेकोइड है दोस्तों, ये क्या है, थाइलेकोइड है ना। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, ये क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। और जो मैं ग्रीन कलर यहां पर देखें बना रहा हूं ग्रीन कलर से, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, ल्यूमन है। ल्यूमन कहते हैं अंदर के खाली स्पेस को, और बाहर की तरफ ये एक चारों तरफ से क्या है, मेम्ब्रेन है। तो यहां पर देखें हम कहेंगे कि एक सिक्के नुमा चपटी स्ट्रक्चर है, जो सेक लाइक है, यानी थैली जैसी स्ट्रक्चर है। और इसी थाइलेकोइड के ऊपर एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंटोफिल है, बहुत सारे पिगमेंट। और यही पिगमेंट है ना क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब इन थाइलेकोइड्स पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट बोले तो सूरज का प्रकाश, जब सूरज का प्रकाश इन थाइलेकोइड के ऊपर पड़ता है, तो ये थाइलेकोइड अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद बहुत सारे पिगमेंट्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्लियर है बात। यहां पर देखें तो ये सारे के सारे ग्रेनम, और ग्रेनम किससे मिलकर बने हुए हैं, थाइलेकोइड से। और थाइलेकोइड के ऊपर क्या होती है, लाइट रिएक्शन, और इसी लाइट रिएक्शन की वजह से क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ देते हैं और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, यानी एनिमल्स। क्लियर है बात। आइए अब समझते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। यहां पर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस एक ग्रेनम को यहां से उठा करके यहां रख दिया। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इस ग्रेनम के अंदर देखिए बहुत सारे क्या है, थाइलेकोइड है, बहुत सारे क्या है, थाइलेकोइड। जब इन थाइलेकोइड के ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट ये कौन सी है, सनलाइट। कौन सी लाइट है दोस्तों, सनलाइट, है ना। तो सनलाइट जब इनके ऊपर पड़ती है, तो सनलाइट और पानी ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो पानी को तोड़ दिया जाता है। और पानी जब टूटेगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, H+ और ऑक्सीजन। क्लियर है बात। बिकॉज पानी किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आप जानते हैं कि 2 H+ जो हमारे पास आए हैं, उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और उन 2 इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने की वजह से क्या बनेगा, क्या होगा, एटीपी बनेगी, यानी एनर्जी बनेगी। और क्या बनेगा, NADPH बनेगा। क्लियर है बात। और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज होगी। जब ये पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन चल रही होगी, जब ये रासायनिक अभिक्रिया चल रही होगी, तो क्या निकलेगी, ऑक्सीजन यहां से रिलीज होगी। क्लियर। और एटीपी बनेगा, NADPH बनेगा। ये NADPH और एटीपी ये जाएंगे स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा के अंदर केल्विन साइकिल चलेगा। क्लियर। केल्विन साइकिल है ना, यानी डार्क रिएक्शन। अभी हमने कहा था ना स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, तो वो यही डार्क रिएक्शन है, केल्विन साइकिल। हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के चैप्टर के अंदर। तो केल्विन साइकिल जब चलता है
तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है, पौधों ने जिसे एक्सेप्ट की है, वो यहीं पर आकर के इस्तेमाल होती है और साथ ही साथ क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। इस केल्विन चक्र के पूरा होने के बाद एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी और फॉस्फेट में, और NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP+ के अंदर। क्लियर? इस तरीके से ये लगातार रिएक्शन चलती रहेगी, ऑक्सीजन जो है वो निकलता रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता रहेगा। क्लियर? यानी वातावरण में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधे लेते रहेंगे और ग्लूकोज बनाते रहेंगे। इस ग्लूकोज का इस्तेमाल पेड़ पौधे अपने फूड मटेरियल में करते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज करते रहेंगे और वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आएगी, और उस इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली ऑक्सीजन को कौन इस्तेमाल करेगा, एनिमल्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर मैंने देखा लिखा है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जब 6 पानी के मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा जाता है, यहां पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर देखें पानी, 6 मॉलिक्यूल ये, 6 मॉलिक्यूल ये, इन दोनों 6 मॉलिक्यूल को जब आपस में जोड़ा जाता है और लाइट और डार्क रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये रहा ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज, और साथ ही साथ क्या रिलीज होती है, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जो ये रहे। क्लियर है बात? तो ये रिएक्शन डार्क और लाइट रिएक्शंस कहलाती हैं। क्लियर है बात? आपको याद रखना है, डार्क रिएक्शन कहां पर होगी, स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन कहां पर होगी, थाइलेकॉइड में। क्लियर है बात? तो आई होप आपको ये बात सारी की सारी समझ में आई होगी। लास्ट बात यहां पर देखें, कुछ हमने लिखा है लिपिड ड्रॉपलेट्स। यहां पर लिपिड्स का काम यह है कि ये जो थाइलेकॉइड है, हमने कहा ये थाइलेकॉइड एक पतली मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ है, तो कभी कभी मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो जाती है तो इस लिपिड के अंदर मौजूद फोस्फोलिपिड इस मेम्ब्रेन को वापस बनाने में मदद करता है। क्लियर? और स्टार्च, यहां पर स्टार्च का काम यह है कि अभी अभी हमने कहा कि इस पूरे के पूरे प्लास्टिड के अंदर ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की जितनी जरूरत है पेड़ पौधे वो इस्तेमाल में ले लेते हैं और बाकी बचा हुआ ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में जमा करवा दिया जाता है। क्लियर है बात? तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। और एक बात और, यहां पर देखें हमें राइबोसोम और डीएनए भी नजर आ रहे हैं। क्लियर? तो इस स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम भी पाया जाएगा और डीएनए भी पाया जाएगा। डीएनए इसका डबल स्ट्रैंडेड होता है और वर्ताकार होता है, यानी गोल डीएनए होता है। तो ये थी हमारे प्लास्टिड की स्ट्रक्चर। होपफुली आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।